नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। भारत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर टीकाकरण अभियान को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए कोविड-19 टीकों की 2.50 करोड़ से अधिक खुराक देकर नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे विश्व इतिहास का सुनहरा अध्याय बताया है। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक दी गई कुल खुराक मध्य रात्रि 12 बजे तक 79.33 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। विभिन्न खबरों के अनुसार इससे पहले दैनिक खुराक का आंकड़ा चीन ने बनाया था, जहां जून में 2.47 करोड़ टीके लगाए गए थे। वहीं मंडाविया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत ने आज इतिहास रच दिया है। 2.50 करोड़ से अधिक टीके लगाकर देश और विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा है। आज का दिन स्वास्थ्य कर्मियों के नाम रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा था, हर भारतीय आज रिकॉर्ड संख्या में किए गए टीकाकरण को लेकर गौरवान्वित होगा। मैं टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे चिकित्सकों, नवोन्मेषकों, प्रशंसकों और नर्सों, स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे के सभी कर्मियों की सराहना करता हूं। कोविड-19 को हराने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक लखनऊ में हुई। करीब 2 साल बाद आमने सामने बैठक हुई। इस बैठक में ऐसे निर्णय हुए जिसमें कुछ पर महंगाई की मार पड़ी है तो कुछ को इस बार राहत मिली है। जीएसटी परिषद की इस बैठक से पहले कई अटकलें थी कि इस बार शायद पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा और आम आदमी को ईंधन के आसमान छूते दामों से राहत मिलेगी। इन अटकलों की वजह से केरल हाई कोर्ट के इस संबंध में दिया गया आदेश था, लेकिन वित्त मंत्री ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि हाई कोर्ट के आदेश के चलते बैठक में इस मुद्दे को शामिल किया गया। लेकिन परिषद इस बात पर सहमत हुई है कि अभी इसका समय नहीं आया है। वहीं जीएसटी परिषद की बैठक में विदेशों से आयात की जाने वाली कुछ जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है। वहीं इन दवाओं में बहुत महंगी दवाएं और जीएसटी शामिल की गई है। वहीं जीएसटी काउंसिल ने कोरोना महामारी के दौरान इसके इलाज से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी की दर को कम किया था। इन दवाओं पर मिल रही ये टैक्स छूट 31 दिसंबर 2021 तक मिलती रहेगी। वहीं ये छूट सिर्फ रेमडेसिविर जैसी दवाओं पर मिलेगी, न कि कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अन्य चिकित्सा उपकरणों पर। वहीं जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं को भी सस्ता कर दिया है। अब इन दवाओं पर 12% की बजाय 5% की दर से जीएसटी लगेगा। वहीं जीएसटी परिषद ने एक और अहम फैसला ट्रांसपोर्ट को लेकर भी किया है। राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट कंपनियों से ट्रकों पर राष्ट्रीय परमिट शुल्क वसूलती है। वहीं इस शुल्क पर जीएसटी लगता है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इस तरह ट्रांसपोर्ट के पहले से थोड़ा सस्ता होने की उम्मीद है। जीएसटी परिषद ने रेलगाड़ी के इंजन और इससे जुड़े अन्य कुछ पार्ट्स पर जीएसटी की दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। ये फैसला इन वस्तुओं पर कर के ढांचे को सही करने के लिए लिया गया है। ऐसे में कर की सही बढ़ती लागत का बोझ आम आदमी पर पड़ सकता है। वहीं जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की तरह स्विगी, जोमेटो के खाने मंगाने वाली महंगी होने की भी अटकलें थी, लेकिन परिषद ने इन सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लिया है। ये ऐप बस रेस्टोरेंट की जगह खाने पर लगाने वाले टैक्स की वसूली कर सरकार को देगी। इसके अलावा परिषद ने 2 मंत्री समूह बनाने की बात भी कही है। इसमें से एक मंत्री समूह जीएसटी दरों से जुड़ी अटकलों और दिक्कतों और उनसे तार्किक बनाने में समाधान पर रिपोर्ट तैयार करेगा। वहीं दूसरा समूह जीएसटी पर अनुपालन, ई वे बिल, तकनीक के उपयोग और व्यवस्था में लूप होल्स को दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट देगा। ये दोनों मंत्री समूह 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। ऐसे में देखना होगा कि इन रिपोर्ट्स के आने के बाद किन चीजों के दाम बढ़ते हैं और किन के घटते हैं।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने दो अलग अलग वारदातों में एक पुलिसकर्मी को एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात के करीब 8:30 बजे आतंकियों ने कटिहार के प्रीतनगर के रहने वाले शंकर कुमार चौधरी को डीएच पौड़ा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि आतंकियों की तलाश जारी है। इससे पहले शाम को करीब 6:05 पर आतंकवादियों ने बंटो शर्मा नाम के पुलिसकर्मी पर गोली चलाई, जिससे वो घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शर्मा को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश जारी है। इन हमलों के बाद पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि अलगाववादी नेता एसएएस गिलानी की मौत और हाल ही में आतंकवादी संगठनों के शीर्ष कमांडरों के खात्मे के बाद घाटी में बने शांतिपूर्ण माहौल से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी और उसके आकाओं में निराशा है। इसलिए आतंकवादियों ने आज कुलगाम जिले में कायराना हमले में एक निहत्थे पुलिसकर्मी और एक निर्दोष बाहरी मजदूर की हत्या की है। बता दें कि 12 सितंबर को भी आतंकियों ने श्रीनगर के खानियार इलाके में एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। कुपवाड़ा जिले के रहने वाले प्रोबेशनरी उप निरीक्षक अरशद अहमद एक आरोपी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गए थे। वहां से लौटते समय रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई थी। तो पुलिसकर्मी को और एक साथ ही मजदूर को भी आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। कुलगाम में 3 घंटे तक ये मुठभेड़ भी चली और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पुलिसकर्मी के साथ साथ एक बाहरी मजदूर को भी गोली मार दी गई है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस बात का खुलासा किया है। कुलगाम में 3 घंटे के भीतर 2 आतंकी वारदातें सामने आई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि राहुल गांधी नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बन गई हैं। टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बंगला की कवर स्टोरी पर ममता बनर्जी को पीएम मोदी का विकल्प करार दिया है। टीएमसी के मुखपत्र में पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के हवाले से कहा गया है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना भाजपा का वैकल्पिक मोर्चा तैयार किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विकल्प बनने में विफल रहे। इसलिए हम अपने नेता ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ पूरे देश में विकल्प के तौर पर पेश करेंगे। बंदोपाध्याय ने आगे लिखा कि देश को आज विकल्प की जरूरत है। मैं लंबे वक्त से राहुल गांधी को जानता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने में विफल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी पीएम मोदी के वैकल्पिक चेहरे के रूप में उभरने में सफल रही हैं। इसलिए पूरा देश अब ममता बनर्जी को चाहता है। हम सभी विपक्षी दलों के परामर्श के बाद ममता बनर्जी को विकल्प के तौर पर पेश करेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि आज पूर्वी राजस्थान और गुजरात में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और आज से पूर्वी भारत में फिर से भारी बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर में छुटपुट बारिश होने की भी संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ शुक्रवार को मौसम उमस भरा रहा। वहीं आईएमडी ने आज दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ने और हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं विभाग ने 18 से 20 सितंबर के लिए ग्रीन अलर्ट और 21 से 22 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। येलो गंभीर मौसम का संकेत है। वहीं आईएमडी ने कहा कि 19 और 20 सितंबर को उत्तराखंड में छुटपुट से भारी बारिश की संभावना है और काफी व्यापक रूप से भारी गिरावट के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना है, लेकिन शुक्रवार के बाद इसमें कमी आएगी। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम छुटपुट बारिश की भी संभावना है।
तो अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले ही काफी भारी बारिश हुई, जिसके बाद से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान और गुजरात में कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आपको बता दें कि बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और आज से पूर्वी भारत में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। दिल्ली, एनसीआर में छुटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है और उसके बाद इसमें कमी आएगी, इस बात का भी संकेत दिया गया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ शुक्रवार को मौसम उमस भरा रहा। वहीं आईएमडी ने आज दिल्ली में बादल छाए रहने की बात कही है, जिससे आम जनता को गर्मी से राहत मिलेगी और साथ ही हल्की बारिश होने की भी पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं विभाग ने 18 से 20 सितंबर के लिए ग्रीन अलर्ट भी जारी किया है दिल्ली के लिए और 21 से 22 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट गंभीर संकेत होता है, यानी कि मौसम में गंभीरता देखने को मिल सकती है, भारी बारिश हो सकती है। वहीं आईएमडी ने कहा कि 19 और 20 सितंबर को उत्तराखंड में छुटपुट भारी गंभीर गिरावट आ सकती है। जो बारिश है उसमें गिरावट आएगी क्योंकि वहां पे काफी समय से बारिश देखने को मिल रही है और काफी व्यापक रूप से भारी गिरावट के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन में शहर में जगह जगह मनाया गया और इस मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसी कड़ी में निवारण संस्थान द्वारा संचालित राजकीय बालक एवं बालिका विशेषीकृत गृह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिव्यांग बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वाति सिंह, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन और लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग बच्चों के साथ समय बिताने के साथ साथ उनको उपहार भी दिए। यूपी की राजधानी लखनऊ सहित वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, रायबरेली, बाराबंकी सहित कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही गुरुवार 16 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया था। वहीं राज्य में 17 और 18 सितंबर को कहीं हल्की से सामान्य तो कहीं बौछारें पड़ने के आसार जताए गए हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। वहीं इस दौरान खास तौर पर पूर्वी हिस्से में मूसलाधार बारिश हुई है। कई शहरों में जल भराव हो गया है। साथ ही तेज बारिश के कारण हादसों में कम से कम 38 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी भी कई जिलों में ऐसी सूचना आ रही है। आजमगढ़ जनपद के ऐतिहासिक आजमगढ़ कस्बा स्थित सुविख्यात राधा कृष्ण मंदिर में बने सुरक्षा घेरे को काटकर चोर लगभग 40 किलो वजनी अष्ट धातु निर्मित राधा कृष्ण की बहुमूल्य मूर्तियां चुरा ले गए। शुक्रवार की सुबह घटना की जानकारी होते ही कस्बा वासियों में आक्रोश फैल गया है। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित इस मंदिर में हुई चोरी की घटना से क्षेत्रवासी हैरान है। घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर बुलाई गई है। चोरी की गई मूर्ति और उसकी कीमतें करोड़ों में बताई जा रही हैं। वही बता दें कि आजमगढ़ कस्बे के निवासी एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार द्वारा लगभग 200 वर्ष पूर्व राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की गई थी। मंदिर में अष्ट धातु निर्मित राधा कृष्ण की बेशकीमती प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। फिलहाल सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला और जीएनकुर कोतवाल जितेंद्र सिंह के मौके पर पहुंचने के बाद घटना की जांच के लिए जिला मुख्यालय से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तथा डॉग स्क्वाड टीम बुलाई गई।
फिर भी हम लोग काम अपना। मैं पार्श्वनाथ सोनकर, नगर पंचायत अध्यक्ष अजमतगढ़। चलो सर, ये किस तरह की चोरी हुई, क्या था, किसका मंदिर था और क्या था मामला? ये अजमतगढ़ स्टेट की मंदिर है और उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति थी। हमें भी सूचना मिला है, हमारे बड़े भैया ब्रजेश जायसवाल जी ने फ़ोन किया है कि मंदिर में इस तरह की घटना हो गई है। तो घटना सुनने के बाद हम लोग आए हैं, तो फिर फ़ोन किया गया है प्रशासन को, प्रशासन भी आई है। उसके बाद देखा जा रहा है कि इसमें मूर्ति चोरी हो गई है। प्रशासन आई है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। कैसी मूर्ति थी वो, किसकी मूर्ति थी? अब अंदाज़ा से लगाया जा रहा है कि दोनों मूर्तियाँ 40 किलो की थी। जनपद बुलंदशहर में वाहन माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र में बिना परिवहन विभाग परमिशन वाहन काटे जा रहे थे। वाहन माफिया ट्रक, बस और कार की भी काट रहे थे। आपको बता दें कि जिसके बाद बदायूं स्टेट हाईवे के किनारे कब्रिस्तान के पास चोरी के वाहनों को काटे जाने की आशंका पर पुलिस ने छापेमारी की। बुलंदशहर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की, जिसके बाद पुलिस को कटान के लिए खड़े कई वाहन बरामद हुए हैं। इसके अलावा प्रारंभिक जांच में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन नहीं करने वाले वाहन भी कटान स्थल पर मिले। पे खुले मैदान में हैवी व्हीकल्स वगैरह की कटिंग हो रही है, तो इसकी मौके की जांच करने मैं स्वयं और कोतवाल साहब के साथ हम लोग आए। तो यहाँ पे हमने पाया कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो मोस्टली हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स और बसेस टाइप के, जिनकी यहाँ पे कटिंग हो रही है। तो इसकी हमें पहले से कोई सूचना नहीं थी। ऐसा तो अब हमने इन लोगों को बुलाया है यहाँ पे, इनके चेक करेंगे क्या इनके पास परमिशन है कि नहीं। एक एक जितने यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं सबकी नंबर प्लेट, सबकी चेसी नंबर वेरीफाई किया जाएगा। अगर ये लोग अपना टाइम पूरा कर चुके हैं और फाइनेंस वगैरह इनका पेड है तो ठीक है, नहीं तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखा है। खबर औरैया जिले से है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं महिला का शव छोड़कर ससुराल वाले फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्यों को एकत्रित कर लिया और मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी है। बता दें कि 2018 में मृतका की शादी देवेंद्र नाम के शख्स के साथ शादी हुई थी। वहीं शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारी भांजी है और मुझे गांव के दूर दराज गांव के रिश्तेदारों से मुझे पता चला कि आपकी बहन जी को मार दिया गया है उसको। तब हमको यहाँ आए, हमको ये जानकारी मिली। दहेज में हमने सिटी 100 गाड़ी दी थी, 5 लाख रुपए नकद दिया था और दहेज का सारा सामान दिया था, फ्रिज, टीवी, कूलर वगैरह, कि ताकि लड़के सकून से अपनी जीवन यापन करें। इसके जो पिताजी हैं वो बहुत ही नालायक किस्म का आदमी है और इनका एक जो लड़के का जो भाई है वो भी बहुत दहेज लोभी है। इन लोगों ने दहेज के लिए मेरी भांजी की हत्या कर दी। यहाँ पर शरीर जो है तख्त पर रखा हुआ है, यहाँ पर आके देखा गया और फॉरेंसिक की व्यवस्था से उठाए गए। संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु का मामला दृष्टया सामने आ रहा है और मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पीएम करवाया जा रहा है नियमानुसार डॉक्टरों के पैनल से और आगे विधि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।